ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं डेली एमसीक्यू कार्यक्रम और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कैलाश सत्यार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में बाल अधिकारिता की मजबूती और बाल श्रम के उन्मूलन से जुड़े प्रयासों के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। दूसरा ऑप्शन, 1980 में उनके द्वारा स्थापित संगठन बचपन बचाओ आंदोलन ने बच्चों के बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा ऑप्शन, उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3 या फिर डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है ए, यानी कथन 1 और 2 सत्य हैं। आज विश्व प्रसिद्ध बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का जन्म दिवस है। उन्हें पिछले साल ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट भी बनाया गया है। एसडीजी एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को सन 2030 तक हासिल करने में भूमिका निभाएंगे। सत्यार्थी की बाल दास्ता को समाप्त करने और बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन के निर्माण में अग्रणी भूमिका रही है। उन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और उन्हें अभी तक पद्म सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। न तो पद्मश्री मिला है, न पद्म विभूषण या पद्म भूषण ही। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 11 जनवरी 1954 को हुआ था। कैलाश सत्यार्थी ने अपने करियर की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में की थी, लेकिन 26 साल की आयु में उन्होंने अपना जीवन बाल अधिकारों के नाम कर दिया था। उन्हें अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। अलका मित्तल को हाल ही में भारत के किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, डीआरडीओ की पहली महिला प्रमुख, बी, ओएनजीसी की पहली महिला डायरेक्टर, सी, आरबीआई की पहली महिला उप प्रमुख या फिर डी, एआईआईबी की पहली भारतीय महिला उपाध्यक्ष। इसका उत्तर है बी, यानी ओएनजीसी की पहली महिला डायरेक्टर। देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी से बतौर ट्रेनी करियर शुरू करने वाली निदेशक एचआर डॉक्टर अलका मित्तल को कंपनी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में सौंपा गया है और वह इस कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला मुखिया हैं। अलका मित्तल सुभाष कुमार की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। मित्तल 1 जनवरी 2022 से 6 महीने तक या अगले आदेश तक ओएनजीसी की अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। अर्थशास्त्र में परास्नातक और वाणिज्य में पीएचडी धारक अलका मित्तल ओएनजीसी के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला भी रह चुकी हैं। उन्होंने 27 नवंबर 2018 में यह जिम्मेदारी संभाली थी। मित्तल ओएनजीसी में निदेशक एचआर बनने से पहले स्किल डेवलपमेंट की चीफ थीं और ओएनजीसी के इतिहास में पूर्णकालिक निदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला हैं। 59 वर्षीय अलका मित्तल तेल और गैस उत्पादन कंपनी का नेतृत्व करने वाली शख्सियत हैं। उनसे पहले निशी वासुदेव एक तेल कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने 2014 में तेल रिफाइनर और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बागडोर संभाली थी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत में जनजातीय शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, झारखंड में पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने संबंधी विधेयक पारित हुआ है। दूसरा, भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में खोला गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। झारखंड में पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलेगा। विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यानी जो विंटर सेशन है उसके अंतिम दिन पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 सदन से पारित हो गया है और इसके निर्माण की योजना जमशेदपुर के गालूडीह और घाटशिला के बीच है। इसके लिए 20 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। राज्य के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्देश्य जनजातीय भाषा और आदिवासी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को सहेजना है।
वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है, जिसका गठन मध्य प्रदेश में किया गया और यह विश्वविद्यालय 2007 में अस्तित्व में आया था और जुलाई 2008 में कार्यशील हो गया था। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार पूरे देश में हैं और यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के शास्त्रीय भाषा की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए बंगाली भाषा, बी ओडिया भाषा, सी मलयालम भाषा या फिर डी तमिल भाषा। इसका उत्तर है ए यानी बंगाली भाषा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के एक नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा और इसके चलते शास्त्रीय भाषाओं की महत्ता पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इसमें 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगर हम शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का आधार देखें, क्राइटेरिया देखें, तो फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पहला बिंदु था कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं उनका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो। दूसरी बात, प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत समझा जाता हो। तीसरा, साहित्यिक परंपरा में इसके मौलिकता हो। और चौथा, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चीन के नेतृत्व वाले इस बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। दूसरा, वर्तमान में इस बैंक में भारत का मताधिकार शेयर 7.65% है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB अभी चर्चा में है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इस बैंक का वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त किया गया है और इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है, न कि संघाई में। वर्तमान में इसमें 103 सदस्य देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में यह स्थायी पर्यवेक्षक सदस्य यानी परमानेंट ऑब्जर्वर मेंबर है। यह ग्लोबल GDP में 65% का योगदान करता है और वैश्विक जनसंख्या के 79% का नेतृत्व करता है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का गठन 2016 में हुआ था और तब इसमें 57 संस्थापक सदस्य देश थे। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के हाल में शामिल होने से इसके सदस्यों की संख्या 103 हो गई है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत AIIB का संस्थापक सदस्य यानी फाउंडर मेंबर देश है और इस बैंक में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक वोटिंग शेयर भारत का ही है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।